मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम साउंड यानी ध्वनि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। आपको बता दूं कि जो चैप्टर वाइज फिजिक्स की श्रृंखला चल रही थी उसका ये दूसरा पाठ है। प्रकाश वाला चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पे। जिसने भी नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना। वीडियो में बिल्कुल कहीं पर भी बकवास नहीं की डायरेक्ट केवल पढ़ने की बात, पढ़ने और पढ़ाने की बात की गई है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अपरगामी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। तो आपको बताते हैं कि प्रकाश चैप्टर में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है तो आप बताएंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हो, जबकि प्रकाश तरंगे कैसी होती तो अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे कैसी चलती तो आप बताएंगे लंबवत गमन करती हैं, लंबवत गमन करती हैं। जबकि ध्वनि तरंगे कैसी गमन करती हैं तो ध्वनि तरंगे आप बता दें समांतर गमन करती हैं, समांतर गमन करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवसर्व तरंग या आवृत्ति के आधार पर तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है तो आप बताएंगे 3 भागों में। कौन सा है? पहला है अवसर्व, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है पराश्रव्य। अवसर्व तरंगे 0 से 20 और ये श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य तरंगे होती है। 20,000 से ऊपर क्या होती है? पराश्रव्य तरंगे। आवृत्ति के आधार पर तरंगों को कितने भागों में बांटा गया तो आप बताएंगे 3 भागों में। तो चलते इसका उत्तर क्या होगा? अवसर्व तरंगों को क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है पराश्रव्य तरंगों के कितने? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से मनुष्य यही तरंगे, श्रव्य तरंगे ही सुन सकता है मनुष्य। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों की वेव होती है, अभी बात हुई पराश्रव्य तरंगों कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगे, यानी ऑप्शन की तरफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा सुनी नहीं, चमगादड़ इसको सुन सकते हैं। तो इसका उत्तर नहीं सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने अपनी सीटी बजाकर सुनाया था? तो आपको बता दूं, सीटी बजाया था। किससे बजाते हो? तो जब बजाते हो तो क्या होता है? गाल फूल जाता है। सीटी बजाते हो तो क्या गाल फूल जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाल्टन। जबकि प्रमाण सिद्धांत किसने दिया था? प्रमाण सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप बताओगे डाल्टन। प्रमाण सिद्धांत किसने दिया सिद्धांत तो आप बताओगे डाल्टन, डाल्टन, डाल्टन। तो दोनों में अंतर आप कर लीजिए, अन्यथा आप गड़बड़ कर देंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वह क्या निकालते हैं? वह पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। पराश्रव्य तरंगे कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड या सबसोनिक? तो अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। कहां पर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती? जल में, वायु में, लोहे में या निर्वात में? आपको पता है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जबकि निर्वात कोई माध्यम ही नहीं। तो जहां पर वायु नहीं रहेगा वहां पर क्या चंद्रमा पे बात हम कर सकते हैं? तो चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे, ऑक्जेलिक अम्लीय, अवसर्व तरंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रव्य प्रसर्व यानी कि मनुष्य के सुनने योग्य ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है? तो बात की गई थी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। चलते हैं, और 20,000 से ऊपर क्या होती है? पराश्रव्य तरंगे। 20 से नीचे क्या होती है? तो आप बताएंगे अवसर्व या अपसर्व तरंगे होती हैं। चलते, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो बताएं वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में। तो ठोस यहाँ पर कौन दिख रहा है? तो बताएंगे इस्पात या स्टील में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। बादलों में बिजली की चमक के काफी समय बाद गर्जन सुनाई पड़ती है। आपको बता दें क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। देखिए यहाँ पर है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 120 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 320 मीटर पर सेकंड। यदि पूछा जाए कानों में ध्वनि कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है कहां पर? तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके कम किस में होता है? द्रव में सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तापमान बढ़ने पर घटता नहीं, तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान घटने से। एक वायु में ध्वनि का वेग, ध्वनि पर क्या होता है? तापमान घटने से घटता है, जबकि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की वेग बढ़ जाता है। लेकिन दाब का ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पराध्वनि विमान उड़ते हैं, कहां पर उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की
चाल से कम या ध्वनि की चाल से अधिक या प्रकाश की चाल से अधिक, पराध्वनि विमान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते पराध्वनि विमान। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों के ध्वनि के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, तो अस्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, आक्टेन संख्या, मैक संख्या। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात क्या कहलाता है, वो क्या कहते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मैक संख्या कहलाता है। जो पराध्वनिक विमान की गति या जेट विमान की गति किससे मापते हैं, तो मैक संख्या से। मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके वेग में, तो आपको बताएं ध्वनि के वेग में, जलयान के वेग में, वायुयान के, अंतरिक्षयान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायुयान के वेग को मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल से क्या नापते हैं, तो ध्वनि के स्तर की मापन की जाती है कि या सूर्य की तरंग या वाद्य स्तर या वाद्य तंत्र की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि के स्तर की माप की जाती है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत तो आप बताएं 45, WHO के अनुसार 45 dB होती है। तो बताएं 45 कहाँ साधारण बातचीत की कौन सी होती है, तो आप बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 30 से 40 हो जाएगा साधारण बातचीत। और झगड़ा क्या होता है 60 डेसिबल होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि के लिए ध्वनि किस लक्षण के कारण प्रतिध्वनि, कोई ध्वनि मोटी पतली सुनाई पड़ती है, तो तीक्ष्णता के कारण, तारत्व के कारण, गुणता के कारण, निम्न से कहीं। तो आप बताओ कि तारत्व या पिच के कारण ध्वनि जो है क्या कैसी सुनाई पड़ती है, तो बताए मोटी या पतली सुनाई। लड़कियों का तारत्व या बच्चों का तारत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली और पतली होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो अभी बात होता है महिलाओं में तारत्व क्या होती है, अधिकता होती है। तारत्व की अधिकता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसमें ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। किसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता, इसका उत्तर हो जाएगा 95 dB, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी की आवाज घटती जाती है। किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे रमन प्रभाव, रमन प्रभाव ने क्या दिया था, प्रकीर्णन दिया था, कार्पटन प्रभाव और डॉपलर प्रभाव। तो आप बता दें डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं, तो अभी पिछले उसमें सेशन में बात हुई है कि क्या होता है, चंद्रमा पर क्या नहीं है, तो वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है। चलते हैं। डेसिबल किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल ध्वनि का चैप्टर ही चला, तो इसमें उष्मा प्रकाश रेडियो तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ध्वनि की तीव्रता पे है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि जब परावर्तित होता है तो क्या होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल तथा ध्वनि के स्रोत की भी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बताइए 16.5 मीटर या 17 मीटर हो जाएगी। मोटर लिखा है उसको मीटर समझें। चलते हैं। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, रेडियो तरंगों पर, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, डॉपलर पर, रमन पर। तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर रेडियो तरंगों के परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है, कितना समय लगता है, तो 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/10 सेकंड के बराबर होता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान तक कितने समय तक रहता है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि, वीडियो को आप रोक लिया करें, प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, तो आप बताएं परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, तो आप बता दें 17 मीटर है, तो 17 मीटर को जो आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 56 फीट हो जाएगा। 56 इंच का सीना से आप याद करिए, 56 इंच का 56 फीट की दूरी याद कर लीजिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको बता दें स्टेथोस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में कहाँ लाया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो आप बता दो इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएं डॉपलर ने, न्यूटन ने, सेबिन ने, लाप्लास ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेबिन ने किया था। गंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1 से 8 सेकंड, 8 सेकंड। गंजहीन है डेड हॉल, डेढ़ हाल का अनुरण काल कितना होता है, तो अब उत्तर हो जाएगा इसका 0 सेकंड होता है। जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम ताल करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पुल टूटने का खतरा तो नहीं, पैरों में उत्पन्न ध्वनि का अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा पुलों के अनुनाद के कारण क्या होता है, पुल को टूटने का खतरा रहता है। इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर स्टेशनों कार्यक्रम सुनते हैं किसके कारण, तो आप बताएंगे अनुनाद के कारण ही, रेजोनेंस के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किस स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी सुनाई देती, तो किस कारण से सुनाई देती है, तो इसका उत्तर क्या होता है, व्यतिकरण के कारण सुनाई देती है।
चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी ध्वनि का स्रोत आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? उतार चढ़ाव डॉपलर। आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि के उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो रात्रि में देखने के लिए अवरक्त तरंग। सीसीटीवी में कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। जबकि रात में फोटोग्राफी करने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे अवरक्त तरंग। टीवी रिमोट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में भी अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड तरंग, इसी को इंफ्रारेड तरंग भी कहा जाता है। चलते हैं निम्नलिखित में से किस ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? तो बताएंगे किसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? आप बताएंगे ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठोस इसमें कौन सा दिख रहा है? तो ठोस में आपको बता दूं लकड़ी में सबसे अधिक चाल होगी, ठोस लकड़ी है ना। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि ही हो जाएगी इसका उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के समुद्र की गहराई में अपनी, इनमें से कोई नहीं। तो इको साउंडिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आप बताएंगे समुद्र की गहराई में आपने में किया जाता है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित? तो बताएंगे ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक मतलब तो ध्वनि विज्ञान, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक विज्ञान। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।